हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के संपूर्ण हम लोग व्याकरण हिंदी व्याकरण करने वाले। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर वाइज होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर आपका भाषा। भाषा क्या है? भाषा शब्द के संस्कृति भाषा धातु से बना होता है जिसके अर्थ में बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसके हम बोला जा सकते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है? जिन साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव को विचारों से लिख कर या बोलकर प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा भाव का विचार का अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। भाषा के रूप होते हैं। भाषा दो प्रकार के, मौलिक और लिखित भाषा होते हैं। चलिए मौलिक भाषा भाषा के बोलचाल के रूप में इस भाषा के आधारभूत इकाई ध्वनि है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब स्रोत वक्ता से सामने सामने होता है। लिखित भाषा लिखित रूप से लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा के आधारभूत इकाई वर्ण है। यह भाषा की अस्थायी रूप है जिसमें हम अपने भाव विचार को अपनी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो समय कम है इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अपना परिभाषा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ण। वर्ण क्या? वर्ण आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि की वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे अ आ ई, ये सब वर्ण है आपका। वर्णमाला व्यक्ति स्थिति वर्णमालों में व्यवस्थित समूह या समुदाय के वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण है जिसमें से 13 स्वर और 33 व्यंजन। चलिए संयुक्त व्यंजन दो आयोग वह है जो निम्नलिखित में से प्रकार वेदों कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार, स्वर वर्ण व्यंजन। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के रूप में बोलने वाले वर्ण अर्थात वे वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग। चलिए व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात जिसकी उच्चारण स्वयं की सहायता से होती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ आदि। स्पर्श अत्यंत औष्म आयोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हिंदी में ह्रस्वर वर्ण होती है। हिंदी में ये ऑब्जेक्टिव आ गया। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। तीसरा चैप्टर आपका देखिए, तीसरा शब्द। सभी आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा ये सब चैप्टर। चलिए क्योंकि हम लोग यहाँ परिभाषा देंगे तो ऑब्जेक्टिव खुद पर खुद बने जाएगा, समय नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए हैं। चलिए शब्द सब वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र या समार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह के शब्दों कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, मकान, महल आदि। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य चार आधारों पर किया जाता है। चार आधारों पर किया जाता है। आपका क्या चार आधारों पर किया जाता है? क्या हो जाएगा? ये चार आधारों पर किया जाता है। चलिए शब्द का अब आपका ऑब्जेक्टिव आ गया तो ऑब्जेक्टिव छोड़िए, चलिए आगे बढ़िए। आगे है संज्ञा। चलिए संज्ञा का परिभाषा देखिए। संज्ञा की भाषा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, प्रणाली, वस्तु, स्थान, अभाव अथवा दशा के नाम के संज्ञा कहते हैं। अथवा संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं किंतु रंगों के नाम को छोड़कर, जैसे राम, पटना आदि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जिस व्यक्ति से अपनी खास व्यक्ति, खास वस्तु और खास स्थान या खास भाव का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी आदि। चलिए जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। जिस शब्द से किसी जाति का या व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम जाति संज्ञा कहते हैं। गाय, लड़का, कुत्ता। चलिए समूहवाचक, जिस शब्द में समूह या झंडे से बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, वर्ग, सभा इत्यादि।
द्रव्यवाचक संज्ञा जिस वस्तुओं को नापा आपा तोला जा सके, ऐसे वस्तुओं को नामों में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी, दूध, घी, तेल इत्यादि। चलिए भाव संख्या। जिस शब्द से किसी वस्तु या वस्तु के गुण दोष दशा आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, ईमानदारी, प्रेस, मिठास। चलिए आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होती है जातिवाचक संज्ञा। फिर ऑब्जेक्टिव पर्सन का हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है लिंग से क्वेश्चन आपका आएगा। तो चलिए लिंग है संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति है या स्त्री जाति है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग जैसे लड़का, लड़की आदि, औरत, ये सब लिंग है। लिंग कितने प्रकार? दो प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिस शब्द से उसके रूपन होने के बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, छात्र, बेल आदि। तो स्त्रीलिंग जिस शब्द से उसके स्त्रीलिंग होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़े, लड़की, छात्र, गाय इत्यादि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लिंग आपका खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कारक। चलिए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया को संबंधित जिस रूप से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। प्रथम कारक कार्य करने के लिए क्रम। द्वितीय जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। कारण है जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है। संपदान जिसके लिए कार्य किया जाए। अपदान जिसके अलावा हो संबंध अन्य पदों से संबंधित। अधिकरण कार्य के आधार। संबोधन किसी को संबोधित करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। गाइस समय नहीं होने के कारण हम लोग सिर्फ परिभाषा को देखते हैं क्योंकि परिभाषा पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव खुद पर खुद बन जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के बदले अथवा संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज लड़का है। इसमें क्या है? तो राम बहुत तेज लड़का है। इसमें विशेषता क्या बतला रहा है? तो तेज बतला रहा है, बहुत तेज लड़का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तेज होने का विशेषता बतला रहा है तो यही आपका सर्वनाम हो जो संज्ञा की विशेषता होता है। चलिए आगे है। यहाँ सर्वनाम है संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए सर्वनाम का भेद देखिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, हम, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम ये वह जो निश्चय हो, यह वह। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, क्या, कुछ, ये सब लगा रहता है। चलिए निजवाचन में आप, स्वयं, खुद, जो अपनी निजी की बात करे जैसे आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, ये सब हो गया। चलिए संबंध में जो सो और प्रश्न कौन क्या। फिर से देखिए फिर से प्रश्नवाचक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक में क्या? मैं, तुम, वह, हम, वे। जैसे मैं कल क्या करूँगा तो ये मैं प्रश्न पूछ मतलब क्या करूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं खाऊँगा, ये सब पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, और निश्चयवाचक हो गया या वह, दूर। ठीक है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, जिसमें दूरी हो। ठीक है, निश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चयवाचक क्या है? कोई, क्या, कुछ,
जिसमें न ही का काम बोध हो, यह मुझसे नहीं होगा, कोई यह तो कोई करो, ये सब क्या अनिच है। निज क्या, निज सर्वनाम जो अपना हो, अपना काम निजी काम हो। तो जैसे आप, स्वयं, खुद, ठीक है, यह मेरा खुद का घर है, तो इस पे क्या है, निजी वाचक है। संबंध जे सो, जे सो, जो सो, ये सब हो जाएगा आपका संबंध। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, जिसे हम प्रश्न पूछते हैं। चलिए, तो आपका ये पोर्शन भी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषण। तो चलिए विशेषण को देखिए। विशेषण, विशेषण है जो शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम का विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, करुण, लंबा, नाटा आदि, ये सब आपका विशेषण है। विशेषण का भेद, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सर्वनामी विशेषण। ठीक है, तो ये इसका प्रकार नहीं पूछता है, इसलिए इसमें नहीं है, आपका सिर्फ विशेषण रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 9वां है आपका क्रिया। चलिए क्रिया का परिभाषा देखिए। क्रिया का परिभाषा देखिए। क्रिया का परिभाषा, क्रिया का अर्थ कार्य करना होता है, जिसे के शब्द या पदों से यह पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, कर्ता जाति तथा रचना के आधार कर क्रिया दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया करता है। सकर्मक क्रिया काम के साथ या काम के सहित, जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है या आपका क्या हो जाए, चढ़ाई चलता है। जैसे मैं खुशी से हंसता हूँ, मैं खुशी से नीता खाना खा रही है, नीता खाना खा रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उपस्वर्ग देखते हैं। चलिए ठीक है, उपस्वर्ग। चलिए उपसर्ग की परिभाषा दीजिए। उपसर्ग की परिभाषा, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लग कर उसका अर्थ बदल देता है अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देता है, वे उपस्वर्ग कहलाता है। यह उपस्वर्ग कहलाता है। उपस्वर्ग की परिभाषा, जो शब्दांश शब्द से पहले लग कर उसका अर्थ बदल देता है अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे अत्यंत, अति प्राचीन, अत्यंत अति प्राचीन। तो पारा प्लस जय, पराजय, पर इच्छा, परीक्षा। देख रहे हैं किस तरह से हुआ। देखिए उपस्वर्ग हल्का होता है, ठीक है। उपस्वर्ग क्या है, जो शब्द मतलब पहले आकर जुड़ता है, उसे हम उपस्वर्ग कहते हैं। अब प्रत्यक्ष जो लास्ट में आकर जुड़ता है, उसका हम प्रत्यक्ष। एक था। चलिए अब ये भी पोर्शन खत्म हो गया आपका 10 उपस्वर्ग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रत्यय। वही बोले हैं, प्रत्यय जो लास्ट में आकर शब्द को बदलता है। जैसे देखिए, वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में आता है, यानी लास्ट में अंत में आता है, लग कर नए शब्द का निर्माण करते हैं अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, तो यह हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे पाठ, परत, नित्य, पाठ नित्य है, इसमें अंतिम क्या है, नित्य है। जैसे दौड़ प्लस ना, दौड़ना, तो इसमें पड़ेगा उपस्वर्ग तो दौड़ हो जाएगा और प्रत्यय तो ना हो जाएगा। चलिए प्रत्यय का भेद होता है 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और दंत्यत प्रत्यय। ये सब पूछता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, कृत प्रत्यय और दंत्यत 2 प्रकार के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका संधि। आगे क्या है, संधि है। चलिए संधि को हम लोग देखते हैं। संधि की परिभाषा देखिए, 2 अक्षर के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि जैसे गण प्लस ईसा, गणेश, गण प्लस ईस, गणेश। चलिए संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के संधि होते हैं आपका।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और एगो विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते थे क्या बोलिएगा? संधि आपका 3 प्रकार के संधि होते हैं। चलिए इसमें क्या है? स्वर संधि। तो दो वर्णों के आपस में मेल से जो रूप परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव, क्या हो जाएगा आपका? जैसे भाव अर्थ प्लस भाव अर्थ, ये हो जाएगा आपका स्वर संधि। जो स्वर के आपस में मिलने से जो रूप, स्वर क्या है? स्वर आपका आ ई उ ये सब हो गया स्वर होता है। भाव प्लस अर्थ, भाव अर्थ, यह आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद और स्वर संधि के भी 5 भेद। संधि के से 3 क्या हो जाएगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद क्या हो? ऋक संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और गुंद संधि और यंग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि और गुण संधि और यंग संधि। चलिए आगे देखते हैं व्यंजन संधि। यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के स्वर अथवा किसी संधि के व्यंजन में कोई भी विकार उत्पन्न हो तो उस संधि को हम कहते हैं। जैसे तस गति, तत् गति, वक्र ईसा, वक्रीसा। चलिए आगे देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे दु प्लस आत्मा दुआत्मा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखते हैं। संधि आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समास। दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्त चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाए तो समास कहते हैं। एक पद हो जाए तो समास कहते हैं। चलिए समाज के 7 भेद होते हैं। तत्स्य समाज, बहुव्रीहि समाज, द्वंद्व समाज, यंग समाज, कर्मधारय समाज, अवयवी समाज और द्विगु समाज। आपका 7 होते हैं। 7 कौन कौन होते हैं? तत्स्य पुरुष समाज, बहुव्रीहि समाज, द्वंद्व समाज, ऋण समाज और कर्मधारय समाज, अवयवी समाज, द्विगु समाज। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये भी खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है। चलिए पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। पर्यायवाची शब्द के तात्पर्य है तो समान अर्थ, एक समान अर्थ का एक ही अर्थ अथवा विकल्प। पर्यायवाची शब्द सही समार्थक अथवा एक दूसरे के पूर्णतः विकल्प सही होते हैं। उन्हें हम सूक्ष्म और भेद संदेह रहता है। क्योंकि विकल्प समार्थक शब्द होते हैं तो इनकी शब्द तो हो ही नहीं। जैसे कमल का पंकज। चलिए ये भी काम देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका विपरीतार्थिक अर्थ। इसी का विपरीतार्थी विलोम या विपरीतार्थिक शब्द के अर्थ के दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। जिसके लिए यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि तत्सम शब्द का विलोम सदैव तत्सम से उद्भव के विलोम तत्सम भाव होता है। जैसे अंकार प्रकाश, जैसे राजा रानी अवयव। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है मुहावरा। तो आप लोग मुहावरा पढ़ना ही होगा तो मुहावरा के लिए छोड़िए मुहावरा। चलिए मुहावरा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है शब्द शुद्ध है। चलिए आगे है वाक्य क्या है? तो वाक्य शब्द की अत्यधिक महत्वपूर्ण इकाई होते हैं।
होते हेतु परिकृत भाषा के लिए वाक्य शुद्ध ज्ञात आवश्यकता और वाक्य की रचना ज्ञात सर्वनाम विशेषण। अरे भाई क्यों ना हो रहा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका पूरा हिंदी व्याकरण हो चुका है, तो धन्यवाद।